अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है जो है। इससे जो सही मुलजिम है वो छूट जाते हैं जो है, और जो निर्दोष हैं वो सजा पाते हैं। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हमारे कानून में एक लचीलापन ये है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट में जो केस दर बदर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी एक लचीलापन है कि यहाँ पर जो है लोग एक बहुत बड़ी एक ये भावना पैदा हो गई है कि कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है। इसमें हमारी जुडिशरी में भी सिस्टम में एक कमी है कि जो गवर्नमेंट ने वकील लगा रखे हैं और जो हम प्राइवेट वकील हैं, अगर हम किसी काम को तेजी से करना भी चाहते हैं तो कोर्ट में बैठे हुए ऑफिसर लोग वो काम करने के लिए अपना आप में तत्परता नहीं दिखाते हैं, और तत्परता अगर वो इतना दिखाएं कि सही टाइम से पुलिस तामील करे वारंट को, कोर्ट में एविडेंस टाइम से हो। पता लगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज थाना खरगोदे में है और वो केस की एक की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर गया। 1 साल बाद कोर्ट में केस आया, कमिट हुआ, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहां एविडेंस के लिए जब बुलाया जाता है तो पता लगा उसका ट्रांसफर जो है महाराजगंज, लखनऊ, झांसी कहीं दूर। फिर वो आदमी एविडेंस देने के लिए कोर्ट में 10 बार वारंट जाने के बाद में भी हाजिर नहीं होता है, जिससे मुलजिम के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो सोचता है कि क्राइम करने के बाद भी मुझे कोई जल्दी से सजा नहीं मिलती है। जल्दी से सजा मिलेगी, लोगों में कानून का भय, लोगों में कानून का विश्वास, लोग कानून का डर पैदा होगा, लोग क्राइम से डरेंगे और इंडिया क्राइम फ्री होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। जो पुलिस मुकदमा रजिस्टर करती है वो इन्वेस्टिगेट करती है। सिद्धांत यह है कोई भी आदमी अपने मामले में स्वयं जज नहीं हो सकता। यहां उसका विपरीत है जो है। जिस व्यक्ति ने मुकदमा लिखा है वो अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करेगा हर दृष्टि से जो है, चाहे उसे उसके लिए मैनिपुलेशन करना पड़े, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े, चाहे फर्जी एविडेंस गढ़नी पड़े जो है। इसलिए बेसिक ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी और पुलिस एजेंसी दोनों अलग अलग हों। देखिए, क्राइम फ्री इंडिया के लिए सोसाइटी के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारा कानून बनाया गया है पहले, कानून के तहत अपने आप को चलाए रहे। जो कानून के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से कानून बनाए गए हैं, आप जैसे एमवी एक्ट को देख लीजिए। अगर आप एमवी एक्ट में गाड़ी चलती है तो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। जो भी कहीं रेड लाइट है या सीट बेल्ट है या शराब पी के चलाने में मनाही है, आदमी उसमें भी चलता है। स्पीड लिमिट है तो उसमें भी बढ़ाता है। तो ये एक मुद्दा है कि अगर हर आदमी अपने पैरामीटर्स में चले, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, अगर उनके तहत रहेगा तो किसी हद तक व्यवस्था में सुधार भी होगा और जो क्राइम फ्री इंडिया की तरफ जो एक कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें किसी हद तक इसमें राहत मिलेगी। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। हर मुकदमे का ट्रायल एक निश्चित समय सीमा में हो। कोई भी आदमी, आज जो जितनी एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन वो करती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा है कि 376 के मुकदमों की सुनवाई 2 माह में कंप्लीट हो। शायद हिंदुस्तान का कोई जज ऐसा नहीं है जिसने 376 का मुकदमा 2 माह में पूरा किया हो। लॉ ये कहता है, सेक्शन 309 सीआरपीसी ये कहता है कि हर मुकदमे का ट्रायल डे टू डे हो, सेशन ट्रायल का जो है, किसी मुकदमे का ट्रायल नहीं होता। ये कानून का भी उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का भी उल्लंघन है जो है। तो जब तक सब विंग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, विधि का अनुपालन नहीं करेंगे,
तब तक न तो निस्तारण हो सके मुकदमों का और न क्राइम रुक सके। पीड़ित व्यक्ति जब जिसके साथ कोई घटना घटती है तो जब वो थाने पे जाता है तो उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, तो समय से उसका मुकदमा पंजीकृत हो जाए और सही विवेचना की जाए, सही लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सही समय पर इन्वेस्टिगेशन की जो कागज हैं, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, वो कोर्ट में सबमिट की जाए। उसके बाद कोर्ट का जब काम शुरू होता है तो पीड़ित व्यक्ति और जो जिनके खिलाफ ये मुकदमा कायम किया गया है उनके खिलाफ जो एविडेंस जो दी जानी है कोर्ट में वो सही दी जाए। उसमें कोई जो होता है कि आप उसमें अपने पलट जाते हैं, तो ऐसे मामले में अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी भी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को देखते हुए कोई फिर कोर्ट में भी जो सही डिसीजन तो होते ही हैं, तो इन चीजों से किसी हद तक क्राइम में सुधार भी होगा। भाई इंडिया को क्राइम फ्री करने के लिए सबसे पहला तो पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए और जनता भी इस तरफ एक्टिव रहे कि अगर कोई क्राइम होता हुआ देखे तो पुलिस को सूचना दे और आगे जो प्राइमरी स्टेज पे जो भी वो कर सकता है वो मौके पे कर ले। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जो मुकदमे पुलिस लिखती है उसकी जांच सही तरीके से हो, उसमें किसी भी प्रकार का किसी बड़े आदमी का प्रभाव ना हो, उसमें किसी नेता का प्रभाव ना हो, किसी पैसे का प्रभाव ना हो। पैसे लेके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस की थीम बदल देते हैं या गुनाहगार को इतना उसमें लचीलापन छोड़ देते हैं, उसको इतना लूप होल छोड़ देते हैं कि वो कोर्ट में आकर अपने जो एविडेंस उसने छोड़ दिए वो आके यहां पे खारिज हो जाता है और मुलजिम को पर्याप्त सबूत के अभाव में सजा नहीं मिल पाती है। किसी भी चीज का ट्रीटमेंट उसकी जड़ से करना पड़ता है। तो अपराध की जड़ क्या है? व्यक्ति छोटे मोटे अपराध से अपना जीवन शुरू करता है। पहले मोहल्ले में किसी को झापड़ मार देगा, फिर एक छोटी सी चोरी कर लेगा, फिर किसी को बाद में जब बड़ा हो जाएगा किसी को किडनैप कर लेगा, मर्डर करेगा। इस तरह से छोटे झापड़ से अपराध का बढ़ने का ग्राफ शुरू होता है, उगाही शुरू करता है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से काम करें कि अगर कोई आदमी छोटा क्राइम कर रहा है, झापड़ मारने का, थोड़ी सी उगाही करने का, कानून को अपने हाथ में लेने का, उस लेवल पे अगर हम इसको सीरियसली लें और सजा दें या कम से कम उसे रोकें तो अपराधी बनने की प्रवृत्ति ही कम है। अपराध मुक्त भारत तो तभी हो पाएगा जब बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार होगा, लोगों के लिए तरक्की के रास्ते होंगे तो जरूर अपराध मुक्त भारत हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर आजकल पढ़े लिखे लड़के भी अपराधों में पाए जाते हैं, जैसे हम बीटेक करे हुए, एमटेक करे हुए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। और ये 21वीं सदी है, आज के दौर में कहा जा सकता है कि लोगों के खर्चे ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा है, इसलिए अपराध के लोग बढ़ रहे हैं। और रोजगार अगर होगा तो मैं सोचता हूँ जरूर अपराध मुक्त भारत। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा वगैरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत क्लीनली नहीं होते। लोग ये सोच के ही आने लगे हैं पुलिस में कि मुझे जाके पैसे कमाना है या अपना जलवा बनाना है
मुझे अपराध कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, ये सोच के लोग नहीं आ सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि जो कांस्टेबल और दरोगाओं के अपॉइंटमेंट है वो ऐसे किए जाएं कि अच्छे लोग उसमें आ पाए। कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे रिटायर्ड आर्मी वाले हैं। अगर हम दरोगा स्तर पे ये तय कर लें कि हम इसमें रिटायर्ड आदमी का आदमी रखेंगे तो बहुत आसानी से हम अपराध पे कंट्रोल कर सकते, क्योंकि दरोगा ही असली आदमी है जो रोकता है सारा क्राइम। लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मा दरोगा का है। एसपी एसपी ऊपर ठीक है, मगर सब काम करते हैं उसी। वो अगर हमारा स्क्रू सही हो जाए तो सब अपराध टाइट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। नेता हमारे ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छों को वो कम ही लोग सपोर्ट करते हैं। जिसके पास बाहुबल है या जिसके पास सपोर्ट है सुनते हैं, और जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, जो उनको नॉलेज है हर चीज़ का, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। और जो सेलेक्ट भी होके आते हैं तो कहते हैं ना कि जिसका बोलवाला, जिसके हाथ में लाठी उसी का बोलवाला। तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि हमारे में कौन सुपीरियर है, किसको एक्सपीरियंस है, उसको उस मतलब क्या कहते हैं पद पर बैठाना चाहिए, ना कि ऐसे वैसे किसी को चीज़ का नॉलेज भी नहीं है उसको आपने बैठा दिया तो क्या करेगा। उसको कुछ पता ही नहीं कि हमें कैसे क्या उसकी ग्रोथ करानी है, आगे क्या आर्किटेक्चर कराना है। तो जो सही व्यक्ति हो उसको उस पद के लायक, जो उस पद के लायक हो उसको बैठाना चाहिए। सही नहीं है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई रिश्वत के पीछे भाग रहा है और सब कुछ स्पॉइल हो रहा है। मतलब अपने इंडिया में काफ़ी कुछ हो गया बढ़िया है, और रेप और क्या कहते हैं ये सब मतलब काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। आप में चाहिए गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी व्यक्ति की, जब तक 100% एविडेंस उसके खिलाफ इकट्ठा नहीं हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करेंगे, भागने नहीं देंगे, मगर उसको पकड़ने नहीं जाएंगे। पहले सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे। इतना इक्विपमेंट है उनके पास। हम क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? हम झापड़ खाली यूज कर रहे हैं, डंडा और झापड़। बता तूने ये किया? अरे आप अपने तरीकों से मालूम करो, अपने एविडेंस इकट्ठा करो जो वो डिफ्यूज न कर सके। एक तो है हमारे आजकल मोबाइल ट्रैकिंग हम कर रहे हैं, उससे हम काफी कुछ पकड़ लेते हैं लोगों को। ये एग्जाम्पल है कि अगर हम हाईटेक इन्वेस्टिगेशन करें तो अपराधी छूट नहीं पाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि भारत मुक्त हो अपराध से, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं जो कि बॉटम से, ग्राउंड लेवल से है। ग्राउंड लेवल में जो भी छोटे मोटे क्राइम जो हो रहे हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा, ना उनके लिए कोई प्रूफ एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। एक्यूज को ऐसे ही पकड़ा लिया जाता है और बंद किया जाता है। एक्यूज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती कि वो कार्ड क्या है या उसने कुछ किया है कि नहीं है। विदाउट एनी एविडेंस वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं और उसको टॉर्चर होता है। आप पहले उसके जाइए तो वहाँ तक कि उसने कहाँ क्या क्या किया एविडेंस लीजिए, फिर आप उसको पकड़िए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या किसी भी, चाहे PWD डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, हर डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज भी हैं जो कि भरी भी नहीं गई हैं, और उसमें जो उसके लिए अब एलिजिबल नहीं है वो अभी भी उसमें वर्क कर रहे हैं। तमाम किस्म की होनी चाहिए, जैसे सरकार जो है कि तभी जो है सरकार एक अच्छे कानून लाए ताकि जो है जनता को सुविधा हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो और क्राइम मुक्त हो। सबसे ज़्यादा अगर क्राइम हो रहा है, सबसे पहले तो कानून में बहुत से संशोधन की भी आवश्यकता है। आज एक जो बेगुनाह आदमी है, आप देखिए कि जेलों में 70% बेगुनाह ही लोग जेल में हैं। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं कानून का लचर होना है और कहीं ना कहीं कानून में कमियां हैं। इसमें कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा, हिंदुस्तान में देखा गया है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के पास आर्म लाइसेंस बहुत है,
इन सारे आर्म लाइसेंस को निरस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी अगर ऐसा लगता है जैसे अगर कभी गृह युद्ध हो जाए तो पुलिस से ज़्यादा हथियार पब्लिक के पास है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो दबंगों के लिए और ऐसे लोग जो कानून को हमेशा चुनौती देते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास हथियार नहीं होने चाहिए। उनके पास इतना बाहुबल और हथियार होगा तो कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देते रहते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है भारत मुक्त जो अपराध मुक्त भारत है उसकी खोज के लिए। मैं समझता हूँ कि कानून में संशोधन के साथ साथ ये जो आर्म है इनके लाइसेंस पूरे समस्त भारत से निरस्त करके आर्म लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों और पुलिस के पास होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। नहीं तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में म्यूजियम का किया शिलान्यास। समारोह में अखिलेश ने गिनवाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कहा, समाजवादी पार्टी के आने से लखनऊ में हुआ है विकास। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत गंभीर। दिल का दौरा पड़ने से जयललिता चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट। हॉस्पिटल के बाहर भारी संख्या में समर्थकों की जुटी भीड़। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। नीतीश ने कहा, ममता दीदी के रूप में अच्छी लगती हैं, उन्हें दादा जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छिपे धन की जांच कराने की मांग। कहा, शाह दे हार्दिक पटेल के आरोपों का जवाब। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची हरिद्वार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यात्रा में लोगों को किया संबोधित। कहा, बीजेपी आने से उत्तराखंड की जनता को कुशासन से मिलेगा छुटकारा। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी पहल करते हुए हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजियम का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 3 पार्क, कम्युनिटी सेंटर, पार्किंग और 4 किलोमीटर का जॉगिंग पाथवे भी बनाया गया है। कार्यक्रम में खालिद रशीद और सीएम के सलाहकार आलोक रंजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सपा सरकार ने बिना भेदभाव के सारे वादे पूरे किए हैं। समाजवादी पेंशन लाकर 50 लाख महिलाओं के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो दी, शहरों में 24 घंटे बिजली दी है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में स्मार्टफोन देंगे। अभी तक मोबाइल के लिए 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि इसके बाद से वो डरे हुए हैं।
लंबे समय से बीमार चल रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत गंभीर बनी हुई है। जयललिता को अचानक रविवार की शाम को दिल का दौरा पड़ गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जयललिता को सीसीयू में एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन हार्ट असिस्टेंट डिवाइस पर रखा गया है। आपको बता दें कि एम्स से भी डॉक्टरों की टीम चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। लंदन से डॉक्टर रिचर्ड बिल से अपोलो के डॉक्टरों ने सलाह ली है। हॉस्पिटल के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जुट गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और साथ ही सीआरपीएफ की टीम को भी हाई अलर्ट कर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गद्दार कहे जाने वाले बयान पर जनता दल ने पलटवार किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वो दीदी के रूप में अच्छी लगती हैं, उन्हें दादा जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नोटबंदी का समर्थन किए जाने पर ममता ने जेडीयू की आलोचना करते हुए कहा था कि लोग गद्दारों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने अप्रत्यक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। वहीं नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अत्यधिक आक्रामकता के कारण लोग नेताओं के लिए अपने विचार बदल लेंगे। उन्होंने ये पटना में धरना के दौरान ममता बनर्जी द्वारा दिए गए तीखे बयान को लेकर कही थी। अगली खबर की ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छिपे धन की जांच कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि शाह ने अपने धन को छिपाने के लिए गुजरात के एक प्रॉपर्टी डीलर को आगे किया है। शाह ने प्रॉपर्टी डीलर को कर माफी योजना के तहत 13,860 करोड़ रुपए की घोषणा करने के लिए बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अमित शाह को हार्दिक पटेल के आरोपों का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि ये ट्वीट पटेल के आरोपों के बाद आया है। इसके साथ ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा था कि धन की घोषणा करने के लिए कुछ व्यापारी और राजनेताओं ने मुखौटों के रूप में उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए विनय कटियार ने बसपा सपा पर कड़े शब्दों में प्रहार किया है। भाषण के दौरान विनय कटियार ने राम मंदिर को मुख्य मुद्दा बनाया। इसी बीच अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 3 तलाक पर कसकर चुटकी ली गई और एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए कहा कि ये लोग एक शादी तोड़ देते हैं और के बाद 5-5 शादियां कर लेते हैं और फिर ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। वहीं कहा कि 3 तलाक हिंदुस्तान के बाहर नहीं चलता है। यहां तो फोन पर भी अगर तलाक 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 कह दिया जाता है तो शादी तोड़ दी जाती है, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। राम मंदिर पर कहा कि मंदिर तो बन के रहेगा। परिवर्तन यात्रा में भले ही बहुत जनसमूह की बात नेता मंच पर कर रहे हो, लेकिन जनसभा के दौरान खाली कुर्सियां जवाब दे रही हैं कि इतनी भीड़ जुटा सके हैं ये बीजेपी नेता। यात्रा के दौरान विनय कटियार इतने थक गए थे कि काफी देर तक मंच पर सोते भी नजर आए। अलीगढ़ के नेताओं को जगाने आए विनय कटियार खुद ही सो गए। अब भला किसी और को वो भला कैसे जगा पाएंगे। आपने जब से शुरू की है तो आपको कहीं लगा कि नोटबंदी का असर है? हमको तो कहीं नहीं लगा नोटबंदी का असर है। ये बात सही है कि लोग बहुत लाइन में लगे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मुझे महसूस हो रहा है ये तकलीफ कैसे दूर की जाए। इसके विषय में हम वित्त मंत्री जी से बात करेंगे ताकि नोट और बैंकों के अंदर हमें और आम जनता को राहत मिल सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। विरोधी जो बात कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है कि लगातार मौतें हो रही हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है? नहीं, कोई किसी कारण से किसी की मौत हो जाती है और विरोधी उसमें जोड़ देते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा। कुछ नहीं, सब हताश निराश हैं, मायूस हो गए हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार विधानसभा पहुंची। यात्रा के दौरान छोटी छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये परिवर्तन का दौर है और पूरा देश बदल रहा है और उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस बार उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा पाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद निशंक ने कहा कि यह ऐतिहासिक है कि जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक मदन कौशिक, मेयर मनोज गर्ग आदि शामिल रहे। सतपाल महाराज ने इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन रथ लेकर चल रहे केंद्रीय मंत्रियों के आने से जनता में उत्साह की बात कही और परिवर्तन की बयार में 55 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा भी किया है।
जोश और उत्साह देख रहा हूँ। इसने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में लोग परिवर्तन चाहते हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार से निजात पाना चाहते हैं और सबने आशा भारतीय जनता पार्टी पर लगाई है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान कुशासन जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है उससे लोगों को निजात मिलेगा, उससे छुट्टी मिलेगी और सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाएंगे। यात्रा ऐतिहासिक यात्रा हो रही है और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में अपार उत्साह है, उमंग है और हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं और मैं समझता हूँ ये पहला ऐसा अवसर है, बहुत ऐसी स्थिति है कि पूरे परिवर्तन की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ ये देखने आ रहे हैं कि हम राज्य में क्या भला कर सकते हैं। क्या कोई भी केंद्रीय मंत्री आता है वो कुछ लेके नहीं जाता, वो कुछ देके ही जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे छोटे से राज्य में बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। रेल का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, 16,200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, इस पर टोटली इलेक्ट्रीफाइड प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ा काम हमारे उत्तराखंड के लिए हुआ है। और हमने ये कह लिया है कि पहले फेज में तो रेल का काम होगा, दूसरे फेज के अंदर जो स्टेशन बने हैं वहां से फंडाकोलर और रोपवे के जरिए हम लोगों को गांव तक पहुंचाएंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 500 और 2000 के नए नोटों के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 20 और 50 के नए नोट छापेगी। जल्द ही 20 और 50 के नए नोट जारी किए जाएंगे। आरबीआई की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2005 की महात्मा गांधी सीरीज में 50 के नोट जारी करेगा। 50 के नए नोटों पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे और नोट पर प्रिंटिंग का साल 2016 होगा। प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया है कि पुराने 50 और 20 के नोट मान्य रहेंगे। आपको बता दें कि 20 के नोट पर भी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे और नोट पर प्रिंटिंग साल 2016 का ही होगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद से ही बाजार में छोटे नोटों की किल्लत है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला छोटे नोटों की कमी को दूर करने के लिए लिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवतेज पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में सुबह 10 बजे से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बाबा साहेब के विचारों एवं बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और रीतियों से जनता को अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से एमएलसी प्रदीप कुमार जाटा व प्रभारी उत्तराखंड बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सितारगंज के बसपा प्रत्याशी क्षेत्रीय निवासी नवतेज पाल सिंह इस कार्यक्रम में मेजबान होंगे। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम होंगे जल्द हाजिर। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। आधुनिकता के इस युग में जल्द से जल्द अपने सपनों को साकार करने की चाह में कई बार युवा गलत रास्तों का लगते हैं और उन्हें फिर इन्हीं गलत कामों के लिए जरिए पैसा कमाना आसान भी लगता है। इन गलत तरीकों से कमाए पैसों से ये अपना तो शौक पूरा कर लेते हैं, लेकिन समाज के बाकी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। ऐसा ही ताजा मामला धर्मनगरी काशी से सामने आया है, जहां अपने शौक को पूरा करने के लिए ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाला जल्द ही भोजपुरी फिल्म की दुनिया में अपना नाम बिखेरने के लालच में राहगीरों को ऑटो चालक बनकर लूटने का कार्य करता था, जिसमें उसके अन्य साथी भी भरपूर साथ देते थे। बता दें कि हिरासत में लिए गए युवक वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से शहर के अन्य इलाकों के लिए व्यापारी वर्ग ज्वेलरी पहनी हुई महिलाओं को ऑटो में बतौर सवारी के रूप में बिठाकर रास्ते में मौका मिलते ही
उनके बैग अटैची महिलाओं के ज्वेलरी लूटकर फरार हो जाते थे, जिन्हें वाराणसी की चेतगंज पुलिस ने